गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे पुनः। अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है, समझा है, अब यहाँ से हम लोगों की वास्तविक कहानी शुरू होती है मध्यकालीन भारत की। हम लोगों ने अभी तक जो समझा है उसमें अरबों के आक्रमण, तुर्कियों का आक्रमण और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना तक समझ चुके हैं। सन 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पुनः भारत आता है। यहाँ खोखरों से उसकी भिड़ंत होती है, फिर यहाँ से जाते वक्त उसकी हत्या कर दी जाती है और 1206 में वो मर जाता है। और यहाँ पर एक नए साम्राज्य या वंश की स्थापना होती है जिसका नाम गुलाम वंश होता है। उसका संस्थापक मोहम्मद गोरी का शासक दास ही होता है, उसका दामाद भी होता है जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, जो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है। लेकिन ये सारी बातें तब तक की है जब तक कि कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान नहीं बना है, यानी प्रमुख शासक नहीं बना है। मोहम्मद गोरी प्रमुख था। तो अब आज हम लोगों का जो विषय वस्तु है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, तो उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। बचपन में ही वह अपने फैमिली से बिछड़ गया और इसको एक व्यापारी निसापुर की बाज़ार में लाया। निसापुर के बाज़ार में इसको बेचने के उद्देश्य से वो लाया। हमने आपको बताया था कि पहले बाज़ारों में दास बिका करते थे, तो उसी उद्देश्य से लाया। उस बाज़ार में एक काजी जिनका नाम आप फ़खरुद्दीन अज़ीज़ कूफ़ी था, फ़खरुद्दीन अज़ीज़ कूफ़ी, उन्होंने उसको वहाँ से निसापुर के बाज़ार से ख़रीद लिया और अपने घर लाए। यहाँ पर उसकी परवरिश उन्होंने अपने बेटे के समान की, अपने पुत्र के समान किया। कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से ही बहुत होशियार और होनहार व्यक्ति था। उसने बहुत कम समय में और जल्द ही काफ़ी सारी कलाओं में निपुण हो गया। धनुर्विद्या सीख ली, घुड़सवारी सीख ली और साथ ही साथ पूरे कुरान को एक सुरीले अंदाज में पढ़ने का तरीका सीख लिया। इसी सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण ही उसका नाम कुरान खां पड़ा और उसे लोग कुरान खां के नाम से जानने लगे। फिर एक दिन काजी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके अन्य बेटे ने इसको एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को वो व्यापारी गजनी लेकर गया, जहाँ पर मोहम्मद गोरी ने उसे ख़रीदा। हम लोगों ने समझा कि वो पहले से ही होनहार था, तो अपने ईमानदारी, बुद्धिमानी और स्वामी भक्ति के बलबूते पर इसने गोरी को इतना प्रभावित कर दिया कि इसे एक दास से हटाकर एक अधिकारी बना दिया गया। वो अधिकारी का क्या था, कौन सा पद दिया गया? अमीरे आखुर। हमने आपको पदों के बारे में बताया, यानी अश्वशाला का इसको अध्यक्ष बना दिया गया। अश्वशाला का अध्यक्ष रहते वक्त ये मोहम्मद गोरी की काफ़ी युद्धों में सहयोग किया, जैसे गोर के युद्ध के बाद आपका बमियान का युद्ध हो गया। यहाँ तक कि गजनी के युद्ध में भी उसने मोहम्मद गोरी का खूब अच्छे से साथ दिया। फिर आगे चलकर मोहम्मद गोरी अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक से कर देता है, जिससे वह इसका दामाद भी हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। फिर भारत की बारी आती है।
जब भारत में वो आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी, उसी के साथ ये भी आया रहता है। पानीपत के द्वितीय युद्ध, पानीपत नहीं, तराइन के द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा जाता। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण और कुशलता से युद्ध में भाग लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता है ये, और उस युद्ध में भी मोहम्मद गोरी की काफ़ी अच्छे से मदद करता है, जिसके कारण उसको यहाँ का वो सूबेदार नियुक्त करके चला जाता है। पुनः भारत में मोहम्मद गोरी आता है 1205 ईस्वी में। जब भारत में आता है तो उसकी भिड़ंत खोखरों से होती है। इस युद्ध में भी कुतुबुद्दीन ऐबक उसका काफ़ी बड़ा सहयोग करता है, काफ़ी अच्छे से सहयोग करता है। और यहाँ से जाते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसके साथ जाता है, परंतु वहाँ पर मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद साम्राज्य को संभालने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अभी जो साम्राज्य भारत में नया नया पनपा ही था, उसका मालिक या उसकी देख रेख करने वाला मोहम्मद गोरी मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसका कोई पुत्र वगैरह नहीं था। इसलिए जनता के लाहौर की जनता ने कुतुबुद्दीन ऐबक को निमंत्रण भेजा कि आप आइए और ये जो नया साम्राज्य है इसका आप अध्यक्ष बनिए और इसको आप देख रेख करिए। उन्हीं के लाहौर की जनता के निमंत्रण पर वह भारत आया, लाहौर आया और 24 जून 1206 को अपना राज्याभिषेक कराया। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई और वहीं से शासन करने का निर्णय लिया। परंतु ये मोहम्मद गोरी का दास था। ये सोचता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्वामी का दास हूँ, इसलिए मैं सुल्तान कभी नहीं बनूंगा। यानी अपने आप को एक सेनापति के रूप में ही, यानी सिपह सलार और मलिक के रूप में ही रखकर शासन किया। कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, सुल्तान नहीं बना। इसने लाहौर की जनता में लाखों रुपए का दान किया, जिसके कारण इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है और इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई। फिर यहाँ पर अपना शासन प्रशासन वो चालू कर देता है और चलने लगता है। लेकिन यहाँ इसके शासन में बैठते ही उसके प्रतिद्वंदियों ने विरोध करना या फिर विद्रोह करना शुरू कर दिया। प्रतिद्वंदियों में गयासुद्दीन मोहम्मद, नासिरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन यल्दौज शामिल थे। इन विद्रोहों को दबाने के लिए उसने वैवाहिक संबंध का सहारा लिया। उसने ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से अपना विवाह किया और अपनी बहन का विवाह कुबाचा से किया, जिससे इन लोगों के विद्रोहों की जो संभावना थी वो कम हो गई। आगे चलकर गयासुद्दीन मोहम्मद ने भी इसके सुल्तान मान लिया। इस प्रकार ये गुलाम वंश का संस्थापक बन गया। यहाँ पर एक स्वतंत्र तुर्क शासन का ये क्या बन गया, तुर्क राज्य का संस्थापक बन गया। इसने सन 1192 ईस्वी में हम लोग पढ़े थे कि मोहम्मद गोरी का तराइन के द्वितीय युद्ध में साथ दिया। 94 में इसने चंदावर के युद्ध में उसका साथ दिया गोरी का। फिर 94 में ही अजमेर में युद्ध कर वहाँ की संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर भारत की दूसरी मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। जैन मंदिर को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनाया। 1197 में गुजरात की राजधानी अल्हिलवाड़ पर लूट करी
और वहाँ के शासक भीम द्वितीय को दंडित भी किया। 1212 में बुंदेलखंड के राजा परमर्दिदेव को इसने पराजित किया और कालिंजर को जीत लिया। 1205 में जो युद्ध खोखरों के साथ हुई थी उसमें भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन यह अपने कार्यकाल का अभी चौथा वर्ष ही पूरा किया रहता है कि लाहौर में पोलो या चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसको लाहौर में ही दफनाया गया। इसका जो मकबरा है वो लाहौर में ही बना हुआ है। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसके जीवन चक्र और शासन प्रणाली को हम लोग देखें। अब आगे की बात समझते हैं। इससे जुड़ी कुछ जानकारियां हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जिसको मैं बता देता हूँ। इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक में जो ऐबक शब्द है इसका अर्थ होता है चंद्रमा की देवता, और ये काफ़ी दानशील व्यक्ति को दिया जाता है। दूसरा, इसको लाख बख्श की भी उपाधि प्राप्त थी। कुरान सुरीले स्वर में पढ़ने के कारण इसे कुरान खां भी कहा जाता था। और इतिहासकार मिनहाज ने इसे हातिम द्वितीय कहा है इसके दानशीलता को देखते हुए। यानी इसके 3 नाम, अगर लाख बख्श, कुरान खां या हातिम द्वितीय आता है तो तीनों का तात्पर्य कुतुबुद्दीन ऐबक से है। अगला बात है, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। दूसरा चीज़, ये अपने शासनकाल के दौरान ना तो कभी अपने नाम से सिक्के चलवाए और ना ही कभी खुतबा पढ़वाया। ये अपने आप को मलिक एवं सिपाह सालार की उपाधियों से ही संतुष्ट रखा। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई और 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव इसने रखी। कुतुब मीनार की नींव जो थी शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी के याद में इसने बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में यह सिर्फ और सिर्फ एक मंजिलें ही बनी थी, तब तक इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद के शासक इल्तुतमिश ने इसको 1229 ईस्वी में पूरा करवाया, जिसकी ऊंचाई लगभग 224 फीट थी। आगे, और तब उस समय जब इल्तुतमिश पूरा कराया तब इसमें 4 मंजिला हुआ करती थी। फिर फिरोज शाह तुगलक के समय में 1369 ईस्वी में इसका जो चौथा मंजिल था वो टूट गया, बिजली के गिरने से डिस्ट्रॉयड हो गया, जिसके कारण चौथी मंजिल में फिरोज शाह तुगलक ने 2 और नए मंजिलें बना दिए, जिसके कारण ये 5वीं मंजिल हो गई, 5 मंजिलों की हो गई और इसकी ऊंचाई बढ़कर 234 फीट हो गई। आगे 1194 ईस्वी में ये भारत का पहला मस्जिद कुबतुल इस्लाम बनवाया, जो कि दिल्ली में है। दूसरा, 1194 ईस्वी में ही भारत की दूसरी मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जो कि अजमेर में है। 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। इतना चीज़ समझने लायक। तो इस प्रकार हम लोग आज कुतुबुद्दीन ऐबक को समझ लिए, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जान लिए। तो आज के लिए अब धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।